हाँ इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो अब है कि which of the following is are its implication। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, इट्स डिसीजन are admissible as evidence which cannot be questioned in any court of law। ठीक है, दूसरा, it can punish anyone for its contempt with simple imprisonment for a term up to 6 months। ठीक है, बताइए। और इसको नोट भी करते चलिए लोग, मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अगर है, कल भी हम लोग इसमें क्वेश्चन था, इसको कर रहे थे, तो इसका क्या मतलब हो गया, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है तो वो बाइंडिंग है और प्लस, हाँ, तो इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट जो है क्या है, वो सही है। ठीक है ना, इसमें भी है कि अपने कंटेम्प्ट के लिए सिंपल इम्प्रिजनमेंट और 6 मंथ का आपको अप टू वो दे सकता है अगर आप कंटेम्प्ट किए हैं तो। जैसे कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई अब डिसीजन अगर है, उस ऑर्डर को, जैसे सुप्रीम कोर्ट ये कर रहा है कि आपको 21 तारीख को जो है वहां पे आना है, आप नहीं आए तो आप एक तरह से कंटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपको 6 महीने तक का जो है इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, ये कंटेम्प्ट का ये सजा है। सही बात सब। पर्सन के रूप में का क्या मतलब हुआ, जैसे कि आप अगर उसके कंटेम्प्ट को नहीं मान रहे हैं, जैसे आपने कंटेम्प्ट किया, उसके डिसीजन को नहीं माना, भारत का कोई नहीं, जैसे कि आपको ये कहा सुप्रीम कोर्ट की 21 तारीख को आपको आना है, आप नहीं गए, तो इट इज कंसीडर्ड एज कंटेम्प्ट, और उस केस में आपकी सजा जो है वो क्या हो सकती है, जेल हो सकती है आपको 6 महीने तक, ये कहना है। किसका, ये दोनों दो सेपरेट स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है ये आपके सामने। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि इसका जो भी डिसीजन होता है, हाँ आइए, वो क्या होता है, एडमिसिबल होता है ना, एडमिसिबल एज एविडेंस, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने सो एंड सो जजमेंट में ये जो है केस में ये जजमेंट दी, तो उसको आप एविडेंस के तौर पे यूज करते हैं। दूसरा और क्या है, और ये किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में ये क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। दूसरा है कि ये पनिश करता है अपने कंटेम्प्ट को, इट कैन पनिश एनीवन फॉर इट्स कंटेम्प्ट विद द सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म अप टू 6 मंथ। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का ये मतलब हो गया कि वो अपने पनिश कर सकता है कंटेम्प्ट पे भी। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या मतलब हो गया कि उसकी एविडेंशियरी वैल्यू है,
प्लस अगर आप नहीं मान रहे हैं तो आपको वो दंड भी दे सकता है। ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब। आई बात समझ में? इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये पूछा जा सकता है। जुडिशरी वाला चैप्टर थोड़ा सा ठीक से पढ़ लीजिए, इससे क्वेश्चंस रहता है, थोड़ा ट्रिकी भी रहता है। क्या हुआ? ठीक है, क्या दूसरे कोई कंट्री का कोर्ट अगर समन करता है उसमें जाना कंपलसरी? दूसरे के कोर्ट में? जैसे अभी कैलिफोर्निया कोर्ट जो सिविल कोर्ट होता है वो मोदी की हाँ ये सबको समन किया है, तो वो जाना जरूरी है सर? हाँ, अगर नहीं जाएंगे तो ट्रीटी वगैरह प्रतिष्ठा। हाँ तो उसमें नहीं, ये तो कर सकता है। अब है कि आपकी ट्रीटी आप नहीं भी मान सकते दूसरे कंट्री का। जैसे यहीं से बहुत सारे एब्सकॉन्डर हैं जो इंडिया छोड़ के भाग गए, तो उन लोगों को तो सम्मान करता ही है, तो दूसरे कंट्री में चला गया। अब उस कंट्री के साथ आपकी क्या ट्रीटी है, तो वहां पे वो लोग, यही डिप्लोमेटिक रिलेशन ना होता है कि वो ये कहेंगे कि हमारे यहाँ का कोई, अगर मान लीजिए कि कोई क्रिमिनल है आपके कंट्री में छुपा है, तो आप मदद कीजिए और हमको उसको सपोर्ट कीजिए। इस केस में क्या होगा सर? किस केस में? मोदी जी वाले जाना चाहिए, सम्मान दिया है तो इन लोगों को जाना चाहिए न्यायालय का सम्मान करते हुए। और ऐसे भी जो डिग्निटी है उसमें सम्मान का मतलब क्या है कि वो बुला रहा है, जाने में क्या बुराई है, जाइए अपनी बात रखिए। और ये एक अच्छा इंप्रेशन भी जाएगा वर्ल्ड वाइड। नहीं भी जा सकते कि भाई हम क्यों जाएं, आप ये भी कह रहे हैं कि आप हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं, आप सुप्रीम पावर हैं, तो दोनों है। ठीक है, लिखिए आर्टिकल 129, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो of the Constitution states that the Supreme Court of India
is a court of record and has power to punish for contempt of itself. The Supreme Court also has supervisory jurisdiction over all other courts in India. ठीक है, समझ गए? अब लिखिए आर्टिकल 215 every high court shall be a court of record and shall have all the powers of such court including the power to punish for contempt of itself. ठीक है, क्या समझ में आया? बताइए तो। तो हमने ये कहा है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय ने जो रिपोर्ट देता है उसको और सारे उच्च न्यायालय को यह मानने के लिए बाध्य है। सारे उच्च न्यायालय को बाकी जितने भी नहीं कहता है कि हर उच्च न्यायालय एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाँ, उसके पास ये शक्ति है कि वो अगर कोई कोर्ट को नहीं मानता है उसका विरोध करता है तो पनिश करता है। हाँ, मतलब कि जैसे सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है वैसे ही हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, लेकिन अपना जुरिस्डिक्शन। अब ये नहीं कि पटना हाई कोर्ट जो है कोई जबलपुर में या फिर मध्य प्रदेश का कोई अगर कोर्ट नहीं मान रहा है तो उसको ये कंटेम्प्ट कर सकता है, नहीं, इनका जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के केस में ऐसा नहीं। हाँ, हाई कोर्ट मानी कोई फैसला दिया तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंतर्गत रखा और जबलपुर में अगर सेम केस आया तो वहां पे हाँ, एविडेंस के तौर पे जो एडवोकेसी होती है, बहस वकील यही तो कहते हैं। इसी तरह का केस हुआ था पटना में, तो पटना हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, तो उसको एविडेंस के तौर पे यूज किया जाता है। इसी तरह का केस था, जैसे अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है तो वो तो मान्य है, वो तो आपका लॉ ऑफ द लैंड हो गया, लेकिन ये एविडेंस के तौर पे यूज किया जा सकता है कि पटना ने ऐसा किया था, पटना हाई कोर्ट ने। आई बात समझ में? जो वकील लोग जो बहस करते हैं वो क्या करते हैं, इसी तरह का सिमिलर केस था। जैसे कि मान लीजिए कि कोई लड़का जो एग्जाम में नकल जो है करता होता है, उसके बाद से उसका क्या है, कैंडिडेचर जो है उसको डिबार कर दिया गया, फिर वो अपने केस को लड़ा, तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, इसको रिक्वेस्ट कर दो, छोड़ दो, लड़का जो है ये गलती हो गया, इससे जो है नकल कर रहा था, इसको माफ करो। अब ये हमको क्या मिल गया है, एक एविडेंस। अब सिमिलर केस अगर मान लीजिए जबलपुर में हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि पटना हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक निर्णय दिया है कि भाई नकल करते हुए अगर पाया गया तो ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, इसको छोड़ो। हाँ, वो अब जज के ऊपर वहां पे निर्भर करता है कि वो मान रहा है कि नहीं, वो जजमेंट उसके ऊपर। बहस यही होती है।
स्थिति में अगर सुप्रीम कोर्ट देता तब तो मानना ही है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तब तो आपको मानना ही पड़ेगा, तब तो जज के पास भी कोई चॉइस नहीं। जज अगर ऐसा कर रहे हैं तो जज जो है कंटेम्प्ट कर रहा है, इसके बाद से कंटेम्प्ट उनके अगेंस्ट में फाइल कर सकता है एडवोकेट कि जज जो है ये नहीं मान रहा। जुडिशरी में यही चीज है, एडवोकेसी, सेम कानून से वो डिफेंड करता है और सेम कानून से दूसरे वाला जो है, भाई एक जो है कन्विक्टेड है तो आपका वकील भी आर्गुमेंट कर रहा है और उनका वकील भी आर्गुमेंट कर रहा है एक ही कानून से, एक ही आर्टिकल को लेके, तो आप आर्गुमेंट कैसे करेंगे? यही तो है ना एविडेंस। चलिए नेक्स्ट आगे लिखिए। तो कॉलेजियम सिस्टम, कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो बता देता। कॉलेजियम सिस्टम ये कब आया था? was born through three judges case. It is used for appointments and transfers. For appointments and transfers of judges in high courts and supreme courts. ठीक है? There is no mention of the collegium either in the Constitution of India or in successive amendments. ठीक है? नेक्स्ट नीचे लिखिए, द सुप्रीम कोर्ट collegium is headed by the Chief Justice of India and comprises four other senior most judges. हाँ, चार FOR नहीं, FOUR। 44 की स्पेलिंग क्या होती है? ना सही, नॉर्मली 40 में वो यू लिख देते हैं लोग, है ना? हाँ, 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द कोर्ट। ए हाई कोर्ट कॉलेजियम is led by its Chief Justice and 4 other senior most judges of that court. Judges of higher judiciary are appointed only through the collegium system.
and that the government has a role only after names have been decided. Names have been decided by the collegium. ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखिए द कॉलेजियम सिस्टम recommends the names of the lawyers or judges to the central government. Central government. The central government ठीक है, also sends some of its proposed names. Some of its proposed names to the collegium. Collegium considers the names or suggestions made by the central government and resends the file to the government for final approval. If the collegium resends the same name again, then the government has to give, underline कीजिए इसको, देखिए कितनी बड़ी बात है, then the government has to give its assent to the names. But the time limit is not fixed to reply. इसको अंडरलाइन कीजिए, पूछता है ये, टाइम लिमिट इज नॉट फिक्स्ड टू रिप्लाई. कई बार दे देगा कि 14 दिन के अंदर में जवाब देना है, तो क्वेश्चन आंसर ये गलत हो जाएगा. दिस इज द रीजन that appointment of judges takes a long time. The appointment of judges takes a long time. ठीक है. The Supreme Court upheld the collegium system and struck down the NJAC. क्या है NJAC? नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट. collegium system and struck down the NJAC as unconstitutional. National Judicial Appointment, National Judicial Appointment Commission. Commission या committee? Commission.
NJAC as unconstitutional on the grounds that the involvement of political executive in judicial appointment was involvement of political executive in judicial appointment was against the principles of basic structure, that is the independence of judiciary. क्या मतलब हुआ बताएगा कोई? That is इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मतलब कि जजेस का जो अपॉइंटमेंट है, अगर उसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पार्टिसिपेट करने लगे, मतलब प्रधानमंत्री उनकी नियुक्ति करने लगे, गृह मंत्री करने लगे, भारत सरकार करने लगे, तो ये बताता है कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट है, जो आपका क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर। आई बात समझ में? तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए कॉलेजियम सिस्टम अगर भेज रहा है तो वो मानना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो इसलिए कॉलेजियम फिक्स नहीं है सर। नहीं, ये ध्यान में रखो, ठीक है। अब देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड, इसको अलग हम पढ़ाए हुए आप लोग को, लेकिन फिर भी हम सोचेंगे कल क्वेश्चन था, थोड़ा और इसको ये कंप्लीट कर दिया जाए। हैज मेड द फॉलोइंग provisions to safeguard and ensure the independent and impartial functioning of the Supreme Court. इम्पार्शियल फंक्शनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पहला क्या क्या ये लिस्ट है जिससे पता चलता है कि इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियल जो है वो, पहला है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। दूसरा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। तीसरा फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस। expenses charged on the consolidated fund, expenses charged on the consolidated fund, conduct of judges cannot be discussed, next ban on practice, ban on practice after retirement, power to punish for its contempt,
freedom to appointment, its staff, its jurisdiction cannot be curtailed. Separation from executive. ठीक है, अब लिखिए ज्यूरिसडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का और पावर क्या है इसके बारे में। पहला लिखिए ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। The Supreme Court decides between different units of the Indian Federation. Units of the Indian Federation. The dispute between the center and one or more states. दूसरा लिखिए the center and any state or states on one side and one or more states on the other, or between two or more states. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट है एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब इसमें ये लिखिए कि सुप्रीम कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड, इसी में द ज्यूरिसडिक्शन, कौन सा ज्यूरिसडिक्शन? ओरिजिनल, है ना? तो द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, छूट गया क्या? छूट गया। द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड टू द फॉलोइंग। जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है उसमें क्या क्या नहीं आता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला लिखिए ए डिस्प्यूट arising out of any pre-constitution treaty, agreement, प्री-कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी और एग्रीमेंट, मतलब संविधान के पहले अगर कोई ट्रीटी हुई है, जैसे कि कई जगह, जैसे बांग्लादेश विवाद आप लोग जो पढ़ रहे थे, बहुत पुराना है वो, कूच बिहार और ये जो था उसके बारे में बाद में अभी 2014 में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके सेटल्ड किए। उसमें होता ये था कि राजा कूच बिहार के थे, शतरंज के शौकीन थे, तो शतरंज खेलते थे और उधर के भी एक राजा थे। तो अब उसमें ये था कि जैसे कि जितनी बार अगर वो बाजी जीत जाते थे एक कनक्लेव अपना दे देते थे, और वो जो जीते तो वो अपना दे दिए। तो 116 के करीब जो है कनक्लेव
भारत का, इंडिया का, कनक्लेव का मतलब हो गया कि छोटा छोटा टापू टाइप, वो इंडिया का हिस्सा है लेकिन है कहाँ ज्योग्राफिकली, बांग्लादेश। और ऐसे ही 51 इधर है जो बांग्लादेश का है लेकिन है कहाँ, इंडिया में, भारत में। तो अब वो लोग तो शतरंज खेल लिए और ऐसे जो है अपना अपना जो है सो जमीन भी भाई आज जीत गए तो ये ले जाओ, आज हार गए बाजी तो ये हार गए। मीनवाइल ब्रिटिश इंडिया उसके बाद देश आजाद हो गया, तो वो डिस्प्यूट तब से जमीनी विवाद चला ही आ रहा है। जैसे गांव में भी आप सुने होंगे किसी के परदादा जो थे वो बहुत दिलदार आदमी थे, तो कहे कि भाई आओ मेरे पास जो है कम से कम 500 बीघा जमीन है, आओ यहीं पे रहो, हम तुमको 10 बीघा दान कर दिए 10 बीघा, लेकिन वो लीगली जो है रजिस्ट्रेशन टाइप नहीं था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो व्यक्ति रहने लगा, उसकी भी पीढ़ी वहां पे, लेकिन डॉक्यूमेंट ऐसा तो कहीं कुछ नहीं था। तो अब परदादा थे तो इनके फैमिली के लोग अब ये कहे कि नहीं साहब ये जमीन जो है हमारी, ये कहे कि नहीं हमको ये गिफ्ट के तौर पे ये दिया गया था। तो अब न परदादा दुनिया में है, न वो दुनिया में है, और न ये, तो ये क्या हो गया, एक विवाद वैसा चलता रहा। तो यही यहां भी था कनक्लेव में। तो अब ऐसी कोई ट्रीटी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके पहले है और डिस्प्यूट है, तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो अब इस तरह से अगर जो डिस्प्यूट है तो उसके लिए क्या किया गया, एक्सचेंज किया गया और फिर बहुत परेशानी होती थी वहां लोगों को। कुछ भी काम करना होगा एडमिनिस्ट्रेटिव तो कहाँ आना पड़ेगा, इंडिया में। वो है इंडिया लेकिन फिजिकली कहाँ है, ज्योग्राफिकली बांग्लादेश। तो मान लीजिए कि कुछ भी अगर उनको अगर डॉक्यूमेंट या इससे रिलेटेड है तो यहाँ, और बाकायदे जो है पासपोर्ट वीजा ये सब समझ ही नहीं। ये इस पे कानून संसद बनाती है सर, हाँ से बनाएंगे। हाँ, ये अब विवाद तो सुप्रीम कोर्ट हाथ जोड़ लेगा कि भाई ये हम लोग के जुरिस्डिक्शन के बाहर। इस तरह की बहुत कहानियां हैं इंडिया में। तो शुरू से रईस लोग रहे अपने यहाँ, तो भविष्य में क्या होगा इसका उन लोगों को कभी नहीं है मतलब, लेकिन आने वाले जनरेशन को ये समस्या आते गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दूसरा क्या है, इंगेजमेंट। अगला लिखिए, इंगेजमेंट सनद, SANAD और सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। मैटर्स रेफर टू फिनांस कमीशन। A dispute arising out of any treaty, agreement which specifically provides that the original jurisdiction does not extend to such a dispute, does not extend to such a dispute. ठीक है, does not extend to such dispute. Next, adjustment of certain expenses and pensions. Adjustment of certain expenses and pensions between the center and the states.
लिखिए अब अगला, रिट ज्यूरिसडिक्शन। The Supreme Court is empowered to issue writs including habeas corpus. The Supreme Court is empowered to issue writs including habeas corpus, mandamus prohibition, quo warranto, and certiorari. For the enforcement of the fundamental rights of an aggrieved citizen. हाँ, aggrieved citizen. एग्रीव्ड सिटीजन, एग्रीव्ड मतलब इसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, ठीक है ना, या हनन हो रहा है, अवमानना हो रहा है। इन दिस रिगार्ड द सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल jurisdiction in the sense that an aggrieved citizen can go directly to the Supreme Court not necessarily by way of appeal. सीधे चला जाएगा, अपील की जरूरत नहीं है ना, रेट ज्यूरिसडिक्शन, फंडामेंटल राइट वायलेट किया था। However, the writ jurisdiction, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, of Supreme Court is not exclusive. ये इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, इंटरव्यू में यही पूछ देंगे कि अब देखिए कैसे पूछने का तरीका होता है, बातचीत करते हुए आपको वो लोग ट्रैप कर ले जाए कि अभी देखो, जैसे कि आपको ये देख रहे होगे, आपको मालूम भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुमो मोटो कॉग्निजेंस लिया, रेट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में आप जान ही रहे हैं कि फंडामेंटल राइट अगर आपका वायलेशन हो रहा है, तो फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन हो रहा है तो ऐसे केस में आप रेट ज्यूरिसडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है। इस सिचुएशन में जैसे कि आपको मालूम भी होगा कि ये पावर जो है सुप्रीम कोर्ट का एक एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है, आपको इस बारे में क्या कहना है? अब इतना मतलब कहते हैं ना कि शांत दिमाग से और सरल भाषा में वो कहा गया। पहला इसमें स्टेटमेंट यही है कि एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का है ही नहीं, हाई कोर्ट को भी ये पावर है 226। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, यही पूछते हैं एक सिचुएशन बना के। तो आपको वर्ड बाय वर्ड, मतलब यू हैव टू चूज, मतलब वर्ड्स, एक एक शब्द को ध्यान से देखना है ना। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, एब्सोल्यूट राइट्स क्यों होते हैं, बताइए तो, बताइए, कोई बता दे। मतलब वाई फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट राइट्स, सब आप लोग पढ़ चुके हैं फंडामेंटल राइट्स। एनी आइडिया, बोलो जी।
क्यों होते हैं? फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट राइट्स होते ही नहीं, दे आर लीगली इनफोर्सेबल। तो अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, अब क्या एक्सप्लेन करने के मूड में एनालाइज तुरंत रिएक्ट कर गए, दीज आर लीगली इनफोर्सेबल। तभी तो क्या होता है, सर्टेन जो है उसमें रिस्ट्रिक्शन होता है, आपका फंडामेंटल राइट जो है वो छीना जा सकता है स्टेट के द्वारा। लेकिन जो आर्टिकल 21 है वो इमरजेंसी या किसी भी सिचुएशन में नहीं छीना, तो आपका प्राण कोई नहीं ले सकता है। अदर फंडामेंटल राइट जैसे आर्टिकल 19, वो जब चाहे वो स्टेट छीन सकता है। प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, लेकिन ये नहीं कि आप कहीं सड़क बंद कर दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पब्लिक ऑर्डर जो है डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, है ना। मान लीजिए कि यहीं बोरिंग रोड पे आप जो है धरना देने लगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उनको क्या है, उनका जैसे कि किसी की तबीयत खराब है, मान लीजिए आपातकाल जो है सिचुएशन है, वो कहाँ अगर हॉस्पिटल जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, उसकी परेशानी बढ़ जाएगी। तो आपको वो अधिकार है धरना देने का, प्रोटेस्ट करने का, लेकिन एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, सब्जेक्ट टू लीगली इन्फोर्सेबल। समझ गए? तो इसीलिए आप सीधे एक्सप्लेन करने चले गए और यहीं पे ट्रैप में आपको फंसा ले जाएंगे सर। दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। हाँ, मतलब अब जो जिस स्टेज पे वो लोग रहते हैं, तो सीधे जिसको कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज, मतलब आपको कुछ बोलना भी नहीं है, डेटा जो है सही देखिए रेट क्या है कि कहाँ जो है वो। इसीलिए फंडामेंटल्स जो है वो क्लियर है। जब तक आप ये क्लियर नहीं है 100% श्योर कि आंसर यही है, तब तक मत आंसर कीजिए, ये मतलब एडवाइजेबल है। नहीं तो उसका कहने का ये तरीका है कि आई एम नॉट श्योर, हम अनुमान लगा सकते हैं। समझ में आ रही है बात, मतलब कि हम गेस कर सकते हैं। तो पहले ही आप क्या किए, विड्रॉ कर लिए। जहां आप ये बोल रहे हैं कि नहीं सर यही है, हम पढ़े हैं, तब तो जैसे एक्सक्लूसिव पावर, तो आर्टिकल 226 के तहत किसको दिया गया, हाई कोर्ट को, और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन हाई कोर्ट जो है अदर चीजेस में भी आपको ये क्या कर सकता है, इशू कर सकता है, केवल फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए नहीं। चलिए लिखिए आगे क्या लिखे, द रिट जुरिस्डिक्शन। तो सर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट कौन करेगा सर? नहीं, उसके लिए अलग ट्राइब्यूनल बनता है, वो इनके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। कोई तो करेगा। हाँ वही नहीं बताना, ट्राइब्यूनल बनता है। क्या लिखे, द रिट जुरिस्डिक्शन, हाँ नॉट एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट, द हाई कोर्ट, द हाई कोर्ट्स प्लूरल में आर ऑल्सो empowered to issue rates for the enforcement of the fundamental rights. Next, appellate jurisdiction. Appellate jurisdiction. The Supreme Court is primarily a court of appeal and hears appeals against the judgments of the lower courts. It enjoys a wide appellate jurisdiction
which can be classified under 4 heads. ठीक है, पहला अपील, 1 2 3 4 करके लिखिएगा, अपील्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। दूसरा अपील्स इन सिविल मैटर्स। सिविल मैटर्स। अपील्स इन क्रिमिनल मैटर्स। अपील्स बाय स्पेशल लीव। ये हो गया आपका अपीलेट जुरिसडिक्शन। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है सुप्रीम कोर्ट। क्या छूट गया तुम्हें बताओ? स्पेशल लीव। अपील्स बाय स्पेशल लीव। लीव लीव LEAVE। ठीक है, स्पेशल लीव पिटीशन बोलते हैं। अगला लिखिए एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन कोई बताएगा? वेरी गुड, लिखिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143 the constitution authorizes the president to seek the opinion of the Supreme Court in the 2 categories of matters पहला on any question of law or fact of public importance or fact of public importance which has arisen or which is likely to arise on any dispute arising out of any pre-constitution treaty, agreement, Any dispute arising out? pre-constitutional treaty, agreement, engagement and other instruments। अब इस चीज को समझिए, जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है उसमें प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो ट्रीटी, वो आपको उस पर सलाह लिया जा सकता है, लेकिन ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में वो नहीं लिया जा सकता। समझ में आ रही है बात? यही क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। जैसे अभी हमने ये बांग्लादेश कूच बिहार वाला एग्जांपल आपको दिया कि वो इसके जुरिसडिक्शन के बाहर है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, लेकिन अगर उस पर कोई लीगल ओपिनियन मांग रहे हैं राष्ट्रपति तो ये एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में आ जाए, लेकिन ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में नहीं है। ठीक है, अब देखिए पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इंस्ट्रूमेंट्स, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ज्यादा नहीं, बस वही 3 4 5 मिनट और, क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ी नासाज है इसलिए। जुडिशियल रिव्यू,
Judicial review is the power of Supreme Court to examine the constitutionality of legislative enactments and executive orders, enactments and executive orders of both the central and state governments. ठीक है, अगला पैराग्राफ थोड़ा सा चेंज करके लिखिएगा. ऑन एग्जामिनेशन, if they are found to be violative of constitution, ब्रैकेट में लिखिए अल्ट्रा वायर्स to the constitution, ultra vires, ULTRAVIRES, they can be declared as illegal, unconstitutional and invalid by the Supreme Court. Consequently, they cannot be enforced by the गवर्नमेंट. क्या मतलब हुआ, कोई बताएगा? जो जुडिशियल रिव्यू होता है वो आपका लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स मतलब कि कोई कानून बनाया, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मतलब एग्जीक्यूटिव ने कोई ऑर्डर दिया, इन दोनों का कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को एग्जामिन करता है सुप्रीम कोर्ट, कि वो संविधान परक है कि नहीं, हाँ वो संविधान से संगत है कि नहीं, इसी चीज को वो ध्यान में ये रखता है. ठीक है, कोई क्वेश्चन अभी तक आप लोग का? नहीं, कंक्लूड किया जाए यहीं पे आज सेशन को. ठीक है, चलिए, थैंक यू. कल क्वेश्चन किए थे लोग, तुम लोग सोचेगी थोड़ा सा इस पे, हालांकि